जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHIE 144 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने आपके सभी BVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस बुक से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी क्वेश्चंस हमने इस PDF में कवर कर दिए हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, जब आपके सामने कुछ प्रकार का पेज आएगा, अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है BHIE 144। जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास लेखन में राजतरंगड़ी के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो राजतरंगड़ी जो है कश्मीर के महान इतिहासकार कल्हड़ द्वारा 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में रचित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो ये क्या है, राजतरंगड़ी क्या है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे किसने लिखा था, जिसे लिखा था कल्हड़ द्वारा 12वीं शताब्दी में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं की तरंगों की धारा। यह ग्रंथ भारत के इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि यह शुद्ध रूप से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लिखा गया है, न कि पौराणिक या धार्मिक दृष्टिकोण से। यह कश्मीर के प्राचीन राजाओं के शासनकाल का वर्णन करता है और भारतीय इतिहास के अध्ययन में एक अमूल्य स्रोत माना जाता है। आप देखते हैं कि इसका इतिहास लेखन में क्या योगदान रहा है। तो इससे सबसे पहले हमको पता चलता है प्रामाणिकता और वस्तुनिष्ठता। राजतरंगड़ी को इसलिए विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि यह अन्य भारतीय ग्रंथों की तरह केवल पौराणिक कथाएं नहीं बताता, बल्कि कल्हड़ ने उपलब्ध स्रोतों, लोक कथाओं, अभिलेखों और तर्क के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया है। उन्होंने लेखन में सत्य और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी है। यानी जैसे हमारे कोई पौराणिक ग्रंथ होते हैं, वहां पर देखिए वहां पर कोई रियलिटी नहीं होती कि ये सच में हुआ होगा। लेकिन जो कल्हड़ ने क्या किया, कल्हड़ ने इस ग्रंथ में जो है उपलब्ध स्रोतों, लोक कथाओं और अभिलेखों के आधार पर जो है ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया है और उन्होंने अपने लेखन में सत्य और निष्पक्षता को जो है प्राथमिकता दी है। इसके बाद कश्मीर का विस्तृत इतिहास में देखने को मिलता है। यह ग्रंथ कश्मीर के लगभग 5000 वर्षों के इतिहास को प्रस्तुत करता है। इसमें प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक की कश्मीर के राजाओं, उनके शासन, युद्ध, प्रशासन, समाज और संस्कृति का विस्तृत वर्णन करता है। इससे हमें तत्कालीन कश्मीर की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसके बाद साहित्यिक गुणवत्ता। तो राजतरंगिणी न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध ग्रंथ है। कल्लड़ की भाषा शैली, वर्णन क्षमता और जो है कवित्व भाव इसे एक ऐतिहासिक काव्य का रूप देती है। उन्होंने कविता के माध्यम से इतिहास को प्रस्तुत किया, जो इस ग्रंथ को विशेष बनाता है। इसके बाद इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई वहीं से। तो भारत में ऐतिहासिक लेखन की परंपरा बहुत कम रही। अधिकांश ग्रंथ जो है पौराणिक और धार्मिक होते हैं। राजतरंगिणी भारतीय इतिहास लेखन की एक नई परंपरा की शुरुआत करता है, जहां तर्क, प्रमाण और वस्तुनिष्ठता का स्थान होता है। इसने भविष्य के इतिहासकारों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई थी। यानी जो हमारे भारत में पहले ग्रंथ लिखे जाते वो कैसे लिखे जाते थे, पौराणिक या धार्मिक ग्रंथ। जब राजतरंगिणी सबसे पहले लिखा गया तो इसने क्या किया, इसने जो है भारतीय परंपरा में एक नई शुरुआत की, जहां पर तर्क, प्रमाण और वस्तुनिष्ठता को स्थान मिलता था। इसने भविष्य के इतिहासकारों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। इसके बाद राजनीतिक नैतिकता का उल्लेख। तो कल्हड़ ने सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं किया, बल्कि उन्होंने राजाओं की नैतिकता, नीति, न्याय और प्रजा के प्रति उनके व्यवहार का भी विश्लेषण किया। इससे यह ग्रंथ केवल घटनाओं का संग्रह नहीं बल्कि एक नैतिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध बनता है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इसका योगदान क्या था। तो इसने योगदान कैसे दिया,
प्रामाणिकता और वस्तुनिष्ठता के रूप में। कश्मीर का इसमें विस्तृत इतिहास देखने को मिलता है। साहित्यिक गुणवत्ता, इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत, राजनैतिक नैतिकता का उल्लेख देखने को इसमें मिलता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो राज तरंगड़ी भारतीय इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण कृति है जो हमें प्राचीन भारत विशेषकर कश्मीर के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक देती है। कल्हड़ का यह प्रयास न केवल एक इतिहासकार के रूप में उनकी महानता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि भारत में भी वैज्ञानिक ढंग से इतिहास लेखन की परंपरा थी। इस ग्रंथ का महत्व आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए बना हुआ है। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न जो है अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, 2 मिनट रुकिए जरा। इसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, इतिहास लेखन में जिया बर्नी के योगदान का विश्लेषण कीजिए। यानी इतिहास लेखन में जिया बर्नी का क्या योगदान रहा है। तो जियाउद्दीन बर्नी मध्यकालीन भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के समय इतिहास लेखन में अहम योगदान दिया। वे न केवल एक इतिहासकार थे बल्कि एक राजनीतिक विचारक और समाज सुधारक भी थे। उनका लेखन हमें उस समय की राजनीति, समाज और धर्म और संस्कृति की गहरी समझ प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो जियाउद्दीन बर्नी मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उन्होंने 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के समय इतिहास लेखन में अहम योगदान दिया था। वे न केवल एक इतिहासकार थे बल्कि एक राजनीतिक विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने लेखन में राजनीति, समाज, धर्म और संस्कृति की जो है गहरी समझ जो है दी हुई है। उनका थोड़ा हम लोग जीवन परिचय देख लेंगे। तो जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनका परिवार मुगल साम्राज्य में उच्च पदों पर कार्यरत था। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दिल्ली में रहकर कार्य किया। हालांकि वे कभी भी उच्च सरकारी पद पर नहीं रहे, लेकिन वे दरबार से जुड़े रहे और शासन की गतिविधियों पर करीब से उन्होंने नजर रखी थी। अब देखते हैं प्रमुख कृतियां। तो बर्नी की 2 प्रमुख रचनाएं रही हैं। पहली है तारीख ए फिरोज शाही। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है जिसमें उन्होंने गुलाम वंश से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक की घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें उन्होंने न केवल राजनीतिक घटनाओं का विवरण दिया है बल्कि शासकों के गुण दोषों और उनके नीतियों, प्रशासन और समाज पर भी विस्तृत टिप्पणी की हुई है। दूसरी कृति उनकी थी फतवा जहांदारी। तो यह एक राजनीतिक दर्शन पर आधारित ग्रंथ है जिसमें उन्होंने मुस्लिम शासकों को आदर्श शासन चलाने की सलाह दी। इसमें उन्होंने धर्म, नीति, शासन और न्याय व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं। तो यहाँ पर उनकी 2 कृति हैं, तारीख फिरोज शाही और इसके बाद फतवाए जहांदारी। अब उनके इतिहास लेखन की विशेषताएं क्या है उनको देख लेते हैं। तो उन्होंने मूल्य आधारित लेखन किया हुआ है। बर्नी का इतिहास लेखन नैतिकता और धार्मिक मूल्यों पर आधारित था। उन्होंने न्यायप्रियता, धार्मिकता और जनहित को शासन की कटौती माना था। इसके बाद मुस्लिम दृष्टिकोण। तो बर्नी ने इतिहास को इस्लामी दृष्टिकोण से देखा। वे मानते थे कि एक आदर्श मुस्लिम शासक को शरीयत के अनुसार शासन करना चाहिए, इसलिए उन्होंने हिंदुओं के प्रति कठोर रवैये की वकालत की जो आज के नजरिए से पक्षपातपूर्ण माना जा सकता है। इसके बाद राजनीतिक आलोचना। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना की और फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा की। इससे स्पष्ट होता है कि वे सिर्फ चाटुकार नहीं थे बल्कि शासकों की गलतियों की भी आलोचना करते थे। सामाजिक दृष्टिकोण। उन्होंने समाज में उलेमाओं, अमीरों और किसानों की स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमीर वर्ग अत्यधिक विलासी हो जाएगा तो राज्य कमजोर हो जाएगा। तो ये इनकी जो है इतिहास लेखन की कुछ विशेषताएं थी। मूल्य आधारित लेखन, मुस्लिम दृष्टिकोण, राजनीतिक आलोचना और सामाजिक दृष्टिकोण। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो जियाउद्दीन बर्नी का इतिहास लेखन मध्यकालीन भारत की राजनीति और समाज को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल घटनाओं का वर्णन किया बल्कि उनके पीछे की सोच, कारण और परिणामों का विश्लेषण भी किया। यद्यपि उनका दृष्टिकोण धार्मिक और वर्ग विशेष पर आधारित था, फिर भी उनकी रचनाएं ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अत्यंत मूल्यवान हैं। वे इतिहास को सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं मानते थे बल्कि उसे शासन का और समाज को दिशा देने का साधन मानते थे। इस प्रकार जिया बर्नी को भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो यहाँ पर देखिए जियाउद्दीन बर्नी के हमसे पूछा गया था कि जियाउद्दीन बर्नी का
जो है इतिहास लेखन में क्या योगदान रहा। सबसे पहले हमने उनके बारे में कुछ जानकारी ली, उनकी प्रमुख कृतियां क्या थी, और इसके बाद जो है उनके इतिहास लेखन की विशेषताएं क्या थी। तो इस प्रकार हमने जो है उनका योगदान देख लिया कि उन्होंने इतिहास में कैसे योगदान दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, सबाल्टर्न इतिहास लेखक की प्रमुख विशेषताएं क्या है। क्या पूछा गया है, सबाल्टर्न इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो सबाल्टर्न इतिहास लेखन इतिहास को देखने और समझने का एक नया दृष्टिकोण है, जो खास तौर पर उन लोगों की कहानी कहता है जिन्हें पारंपरिक इतिहास लेखन में नजरअंदाज कर दिया गया है। सबाल्टर्न शब्द का मतलब होता है अधीनस्थ या हाशिए पर रखा गया वर्ग। इसमें आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर, महिलाएं और अन्य शोषित वर्ग शामिल है। तो यहाँ पर देखिए सबाल्टर्न इतिहास लेखन का मतलब क्या है। जो यहाँ पर किसका वर्णन किया गया, यहाँ पर उन लोगों का वर्णन किया गया जिनको इतिहास में पीछे छोड़ दिया गया था, जो लोग हाशिए पर थे, मतलब कि जिनको हाशिए पर रखा गया, जैसे कि आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर, इनको क्या थे, समाज में जो है, जो समाज में उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए थी वो इज्जत इनको नहीं मिली थी, यानी इनको हाशिए पर रखा गया, इनका शोषण किया गया था। तो यही जो इन लोगों का वर्णन ही किसमें देखने को मिलता है, सबाल्टर्न इतिहास लेखन में देखने को मिलता है। तो सबाल्टर्न अध्ययन की शुरुआत 1980 के दशक में भारत में हुई। खासकर इतिहासकार रणजीत गुहा और उनके साथियों द्वारा उनका मानना था कि भारतीय इतिहास में आम लोगों की भूमिका को उपेक्षित किया गया है। ब्रिटिश शासन और राष्ट्रवादी इतिहास दोनों ने सत्ता के नजरिए से इतिहास लिखा, लेकिन आम जनता की आवाज को वहां पर जगह नहीं दी गई थी। चाहे हम लोग सल्तनत काल या फिर चाहे जितने एंशिएंट में चले, मिडाइवल में चले जाएं, वहां पर जो आम जनता है उनकी जो है आवाज को कहीं भी जगह नहीं दी गई है। सिर्फ जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके बारे में ही जानकारियां दी गई हैं। तो सबाल्टर्न इतिहास क्या करता है, उनके बारे में जानकारी देता है जिनका शोषण किया गया था, जिनको जो है इतिहास में कभी जगह नहीं दी गई थी। अब बात करते हैं सबाल्टर्न इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं। तो हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज को महत्व देना। तो सबाल्टर्न इतिहास लेखन में उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिन्हें पारंपरिक इतिहास में जगह नहीं मिली, जैसे ग्रामीण, किसान, स्त्रियां, दलित, आदिवासी, मजदूर आदि। यह इतिहास उनकी पीड़ा, संघर्ष और योगदान का उजागर करता है। इसके बाद यह सत्ता के केंद्र की आलोचना करता है। तो यह दृष्टिकोण सत्ता के उन केंद्रों की आलोचना करता है जो इतिहास को अपने अनुसार लिखवाते हैं, जैसे औपनिवेशिक शासक, सामंत, राजा या आधुनिक राष्ट्रपति नेता। सबाल्टर्न इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उन लोगों की आलोचना करते हैं जो इतिहास को अपने अकॉर्डिंग लिखवाते हैं, जैसे सामंती पहले राजा थे या फिर आधुनिक जो है राष्ट्रवादी नेता है, वो सोचते हैं कि हमारे अनुसार इतिहास लिखा जाए। तो सबाल्टर्न इतिहासकार क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि इतिहास केवल राजाओं या फिर युद्धों की कहानी नहीं है, इसमें जो है आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए। इसके बाद स्थानीय और मौखिक स्रोतों का प्रयोग। तो पारंपरिक इतिहास मुख्यतः लिखित दस्तावेजों पर आधारित होता है, जो अमूमन शासक वर्ग द्वारा बनाए गए होते हैं। तो सबाल्टर्न इतिहासकार लोक कथाओं, गीतों, कहावतों, मौखिक परंपराओं और स्थानीय दस्तावेजों का उपयोग करते हैं ताकि असली और जमीनी सच्चाई सामने आ सके। इसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों पर जोर। तो यह केवल राजनीतिक घटनाओं पर ध्यान नहीं देता, बल्कि समाज के भीतर चल रही सांस्कृतिक गतिविधियों, संघर्षों और विचारों को भी महत्व देता है। इससे समाज की जटिलता और विविधता सामने आती है। इसके बाद इतिहास का जन आधारित दृष्टिकोण। तो सबाल्टर्न इतिहास जनता को इतिहास का केंद्र बनाता है। यह दिखाता है कैसे आम लोगों ने समय समय पर शोषण के खिलाफ आंदोलन किए, विद्रोह किया और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया था। इसके बाद औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर करना। तो सबाल्टर्न इतिहासकार मानते हैं कि राष्ट्रवादी इतिहास भी कहीं ना कहीं सत्ता केंद्रित होता है, जो अक्सर ऊंची जातियों या प्रभुत्वशाली वर्गों की भूमिका को उजागर करता है, जबकि आम जनता की भागीदारी को वहां पर कम मांगता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो सबाल्टर्न इतिहास लेखन ने इतिहास की समझ को लोकतांत्रिक और समावेशी बनाया है। इसने बताया है कि इतिहास केवल राजाओं, नायकों या विजेताओं को नहीं, बल्कि आम लोगों का भी है। यह दृष्टिकोण हमारे अतीत को अधिक गहराई और मानवीय दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। तो यहाँ पर हमने तीसरा प्रश्न कवर कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है, ऐतिहासिक परंपरा के निर्माण में महाकाव्यों के योगदान की चर्चा कीजिए। यानी कि ऐतिहासिक परंपरा के निर्माण में महाकाव्यों का क्या योगदान रहा है। तो भारत की ऐतिहासिक परंपरा बहुत समृद्ध और विविध है। इस परंपरा के निर्माण में कई स्रोतों ने योगदान दिया, जिनमें महाकाव्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
भारत के दो प्रमुख महाकाव्य रामायण और महाभारत न केवल साहित्यिक रचनाएं हैं, बल्कि वे भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परंपरा के महत्वपूर्ण आधार भी है। तो यहाँ पर जो हमारे दो महाकाव्य है रामायण और जो महाभारत है, वे केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं है, बल्कि वे हमारे भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परंपरा के जो है महत्वपूर्ण आधार हैं। इससे क्या पता चला? इससे हमको ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत है, यानी कि जो रामायण वगैरह जो है वो क्या है, वो हमारी ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत है। तो महाकाव्य हमें प्राचीन समाज की संरचना, रीति रिवाज, शासन व्यवस्था, युद्ध नीति, शिक्षा प्रणाली, धर्म और दर्शन की जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये उस काल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी दर्शाता है। इसी तरह रामायण में अयोध्या, मिथिला, लंका आदि स्थानों का वर्णन उस समय के भूगोल और जीवन शैली को उजागर करता है। यानी कि जो हमारे महाभारत और रामायण है ना, उसमें जो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होता है ना, तो वो क्या है, पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि उस काल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी दर्शाता है। इस तरह रामायण में अयोध्या, मिथिला, लंका आदि स्थानों का वर्णन उस समय के भूगोल और जीवन शैली को उजागर करता है। इसके बाद नैतिक मूल्यों और आदर्शों की प्रस्तुति। तो महाकाव्य केवल ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण नहीं देते, बल्कि वे जीवन जीने के आदर्श और नैतिक मूल्य भी प्रस्तुत करते हैं। रामायण में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो धर्म, सत्य और कर्तव्य के प्रतीक हैं। महाभारत में कृष्ण का गीता का उपदेश जीवन के गूढ़ रहस्य को समझाने का प्रयास है। इन मूल्यों ने भारतीय समाज को नैतिक दिशा में जो है योगदान दिया है। तो यहाँ पर जो रामायण है उसमें राम को क्या कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, जो धर्म, सत्य और कर्तव्य के प्रतीक हैं। वहीं अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में गीता का उपदेश जो दिया गया है वो जीवन के गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करता है और सुलझाने की जो है वहां पर सलाह देता है। तो इन मूल्यों ने क्या किया, इन मूल्यों ने जो है भारतीय समाज को नैतिक दिशा देने में योगदान दिया है। इसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का चित्रण। तो महाकाव्यों में वर्ण व्यवस्था, विवाह प्रणाली, स्त्री की स्थिति, पारिवारिक संबंध आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि प्राचीन काल में समाज कैसा था। उदाहरण के लिए महाभारत में द्रौपदी की कहानी स्त्री की स्थिति को दर्शाती है, वहीं रामायण में सीता की अग्नि परीक्षा परंपरा समाज की सोच को प्रकट करती है। यानी कि महाभारत में द्रौपदी की जो कहानी है वो स्त्री की स्थिति को दर्शाती है। वहीं अगर हम लोग रामायण की बात करें तो रामायण में जो सीता की अग्नि परीक्षा होती है वो क्या दर्शाता है, वो हमारे जो है परंपरा, जो समाज है उसकी सोच को दर्शाती है। यानी कि जो हमारा पारंपरिक जो समाज है, जो पिछले वर्षों से, यानी कि पिछले जो नीतियां बनाई गई, जो पिछले नियम बनाए गए थे, तो उन्हीं के आधार पर जो है वहां पर सीता की अग्नि परीक्षा ली जाती है। तो ये क्या सोच, ये क्या दिखाता है, ये हमें जो है पारंपरिक समाज की सोच को प्रकट करता है। इसके बाद ऐतिहासिक परंपरा का निरंतरता। तो महाकाव्य केवल प्राचीन घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि उन्होंने भारत की ऐतिहासिक परंपरा को जीवित रखा। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इन कहानियों को सुनते, पढ़ते और मंच पर प्रस्तुत करते आए हैं। इसने ऐतिहासिक स्मृति को सजीव बनाए रखा और भारतीय पहचान को स्थिरता दी। इसके बाद एकता और राष्ट्रीय भावना। तो रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य भारत की विविधता में एकता के प्रतीक भी हैं। ये काव्य देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग भाषाओं और रूपों में उपलब्ध हैं, फिर भी इनकी मूल भावना एक है। इससे भारत के लोगों में सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। यानी कि रामायण और जो महाभारत हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं, लेकिन जो सबका मूल सार क्या है, एक ही है। तो ये क्या करते हैं, ये भारत में लोगों के सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय भावना का विकास करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो इस प्रकार महाकाव्य केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वे ऐतिहासिक परंपरा के निर्माण में महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने भारतीय समाज को उसका अतीत समझने, नैतिक दिशा देने और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए महाकाव्य भारत की ऐतिहासिक विरासत के रूप में अमूल्य रत्न है। तो यहाँ पर टोटल हमने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है अच्छे से, तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे अपडेट वगैरह आपको वहां पर मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।